नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर कोई चेक बाउंस के मामले में कोर्ट में ये अर्जी लगाता है, ये बोलता है कि दोनों पार्टी के साथ में कि हम सेटल करना चाहते हैं और कोर्ट इसका परमिशन भी दे देता है केस को सेटल करने के लिए। अब होता क्या है, केस को सेटल करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं और उस नियम को अगर दोनों पार्टी में से कोई भी एक पार्टी फॉलो नहीं करती है तो क्या उस पार्टी के अगेंस्ट कुछ किया जा सकता है? क्या उस पार्टी के अगेंस्ट कुछ लीगल कार्रवाई हो सकती है? कोर्ट क्या डिसीजन लेगा ऐसे पार्टी पर, आगे क्या होगा? दोस्तों आज की जो वीडियो है इसी टॉपिक पर है। इस टॉपिक को समझने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर हम डिस्कस करेंगे और एक नई गाइडलाइन के बारे में जानेंगे, नए कानून के बारे में जानेंगे कि अगर कोई पार्टी, एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, अगर कोई पार्टी समझौते के लिए तैयार हो जाती है लेकिन किसी कारणवश समझौते के जो नियम बनाए गए हैं, यानी सेटलमेंट के जो नियम बनाए गए हैं, उसको अगर फॉलो नहीं करती है दोनों पार्टी में से कोई भी एक पार्टी, तो क्या उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है? दोस्तों आज का जो मेन टॉपिक है यही है। तो दोस्तों टाइम को बिना वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि यदि कोई अभियुक्त के अगेंस्ट एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत मामला दर्ज हुआ है और उस मामले में दोनों पक्षकारों के बीच हुए समझौते का पालन नहीं किया जाता है और उन पक्षकारों में से किसी का भी उद्देश्य यह हो कि मामले को टालना, तो आपराधिक कार्रवाई को बहाल की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति एम नाग प्रसन्ना की पीठ ने मथी केरे जयराम शांताराम द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत के 17/1/2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें जुर्माना लगाने का वारंट और आरोपी की निजी संपत्ति की कुर्की करने का आदेश और नोटिस जारी किया गया था। इस केस में बताया गया कि 21/6/2011 को मैसर्स वालडेल रिटेल प्राइवेट लिमिटेड अपने अधिकृत प्रतिनिधि सूरज पी श्रॉफ के माध्यम से एक विशेष भूमि की खरीद के लिए बिक्री का समझौता किया। इसी उद्देश्य के लिए 5/7/2011 को एक और समझौता किया गया। 29/9/2021 को यह कहा गया कि याचिकाकर्ता आरोपी नंबर 1 ने दोनों के बीच विवाद का समाधान का संचार किया और प्रतिवादी शिकायतकर्ता के पक्ष में विभिन्न तिथियों में प्रस्तुत किए जाने वाले चेक जारी किए। 13/10/2021 को 50 लाख रुपए का चेक जारी किया गया। चेक धनराशि कम होने के कारण बाउंस हो गया। इस केस में बताया गया कि 20/10/2021 को 2 करोड़ रुपए का एक और चेक जमा किया गया, जो अपर्याप्त धनराशि के कारण फिर से बाउंस हो गया। भुगतान के लिए चेक बाउंस होने पर शिकायतकर्ता ने 1881 के प्रकरण में एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत कार्रवाई शुरू करवाई। जब कार्रवाई मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित था तो याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता दोनों ने विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए अपनी इच्छा अभिव्यक्त की। दोनों पक्षकारों ने कहा कि इस केस को हम बिना लड़े सेटल करना चाहते हैं और इसी क्रम में इसलिए संबंधित न्यायालय के समक्ष एक एप्लीकेशन भी लगाया गया, जिसमें दोनों पार्टी ने मिलकर लगाया था कि हम अपने केस को भाईचारे के हिसाब से सेटल करना चाहते हैं, मतलब इस केस को हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, सेटल करना चाहते हैं। और संबंधित न्यायालय ने जो एप्लीकेशन लगाया गया था सेटलमेंट का, उस पर गौर करते हुए जो इसमें याचिकाकर्ता हो तो उसको बरी भी कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता को, शिकायतकर्ता को एक निश्चित धनराशि देने का आदेश भी दिया जाता है साथ में, और सीआरपीसी की धारा 421 के तहत भुगतान न करने की स्थिति में और धनराशि को वसूलने की जो स्वतंत्रता थी उसको सुरक्षित रखा गया संबंधित कोर्ट द्वारा। दोस्तों इस केस में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह लेन देन कंपनी और प्रतिवादी के बीच में हुआ था। अधिनियम के तहत कार्रवाई को दर्ज करते समय याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जो मामला था कंपनी और प्रतिवादी के बीच में था। अब चूंकि जब एप्लीकेशन डाला गया तो उसमें कंपनी को पार्टी बनाना चाहिए और प्रतिवादी को बनाना चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ
और अगर कंपनी को पार्टी नहीं बनाया गया तो ये जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई ही अवैध है। कहा गया कि कंपनी को पक्षकार बनाए बिना किसी भी तरह की कार्रवाई जिसमें समझौता भी शामिल है कानून के अनुसार अमान्य है। इसलिए सीआरपीसी की धारा 421 के तहत कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई है। दोस्तों, शिकायत में तर्क दिया गया कि कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया गया, लेकिन मामला गुण और दोष के आधार पर तय होने के कारण बंद नहीं हुआ। यह दोनों पक्षकारों के बीच समझौता था। इसके अलावा यह भी कहा गया कि इस समझौते के कारण यदि शिकायतकर्ता की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं है, यदि शिकायतकर्ता में स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रखी गई है, जैसा कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने किया था, तो शिकायतकर्ता को अभियुक्त के हाथों कष्ट उठाना पड़ेगा, जो अत्यधिक अन्यायपूर्ण होगा। इसलिए याचिकाकर्ता की संपत्ति को कुड़ुक करने वाली संबंधित अदालत की कार्रवाई में कोई भी दोष नहीं पाया जाता है। पीठ ने याचिकाकर्ता के इस दलील को खारिज कर दिया कि कंपनी को कार्रवाई में शुरू में पक्षकार नहीं बनाने से समझौते से उत्पन्न सभी कार्रवाइयां रद्द हो जाएंगी। इसमें कहा गया है, अगर यह कार्रवाई गुण और दोष के आधार पर समाप्त होती है तो परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं और इसका अंत समझौते से होता है। दोस्तों, इसमें आगे ये कहा गया, विद्वान मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 421 को लागू करने की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखी थी। उक्त आदेश में कोई भी गलती नहीं पाई जा सकती है। यह देखते हुए कि एक निराशाजनक तर्क पेश किया गया था कि न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किया गया निर्णय निरर्थक और अवैध था। न्यायालय ने कहा कि यह तर्क इतना निराशाजनक है कि इस पर विचार करना भी उचित नहीं है, क्योंकि वर्तमान कार्रवाई किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की कमी से ग्रस्त नहीं है। कार्रवाई अधिनियम की धारा 138 के तहत शुरू की गई और इसका अनुपालन न करने पर सीआरपीसी की धारा 421 के तहत संबंधित न्यायालय में कार्रवाई शुरू की गई। अंत में न्यायालय ने कहा कि आरोपी जो मामले के गुण और दोष के आधार पर बच नहीं पाया, वह समझौते के आधार पर बच निकला और समझौते के शर्तों का पालन किए बिना स्वतंत्र रूप से घूमता रहा। दोस्तों, अदालत ने निष्कर्ष दिया कि ऐसे मामलों में यदि अभियुक्त समझौते का पालन नहीं करता है और उसका इरादा केवल समझौते के बाद मुद्दे को टालना है, तो आपराधिक कार्रवाई बहाल की जानी चाहिए और इसलिए माननीय कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा याचिका को खारिज कर दिया जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।